स्टाफिंग के सेकेंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टाफिंग के कंसेप्ट्स और स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस और स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोगों ने स्टडी किया था। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग एक सीक्वेंस में होता है। अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इसका मतलब हम कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं स्टाफिंग करने के लिए। सबसे पहला सीक्वेंस का सबसे पहला एलिमेंट है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। पहले हमें ये पता करना होता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना एम्प्लॉय को सर्च करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब एम्प्लॉय को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए, को इनवाइट करते हैं, वही रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब हमारे पास अगर लोग आ गए ज्वाइन करने के लिए लेकिन हमारे पास पोस्ट तो कम होंगे तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लेंगे ताकि उनमें से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट कर सकें, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। जब हम कर लेंगे, हमने डिसाइड कर लिया हम इन 3 लोगों को या इन 4 लोगों को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देने वाले हैं, तब उनको हम बुलाएंगे और उनको प्लेसमेंट देंगे और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर होने के लिए उन्हें कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर होने के लिए उन्हें जो बातें सिखाई जाती हैं उसको बोलते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन। तो एक बार इंडक्शन हो गया तो उनको प्लेसमेंट जब हम दे दिए, उसके बाद बीच बीच में इंटरवल ऑफ एवरी 1 ईयर या एवरी 3 ईयर्स या एवरी 5 ईयर्स हमें उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके कैरियर प्लानिंग डिसाइड करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है अप्रेजल। एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे हम प्रेज करें कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रेटिंग करें, तो ये होता है अप्रेजल। उसके बाद आता है प्रमोशन। अगर एम्प्लॉय बहुत दिनों तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, एक्सपीरियंस्ड हो गया है, तो वह उसे उसी पोस्ट पे हम ना रखें, उसे अगले पोस्ट पे उसे प्रमोट करें, तो वो होता है प्रमोशन। तो उसके बाद प्रमोशन के बाद आता है कंपनसेशन डिसाइड करना कि एम्प्लॉय को हम क्या देंगे, कितना देंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का एक पार्ट है। तो एक एक करके सब देखेंगे हम लोग अलग अलग। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले हमें ये देखना होगा कि हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है। अपने केवी का एग्जांपल ले लेते हैं। केवी में कई स्कूल हैं, हजारों स्कूल हैं। अब हेडक्वार्टर को अगर पता करना है कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो एक सिंपली लेटर लिखेगा सारे स्कूलों को या ईमेल करेगा और वो डिमांड करेगा कि आप बताइए कि कितने पोस्ट आपके यहाँ किस किस टीचर के या किस किस स्टाफ के खाली हैं। और स्कूल से इसके जवाब में ईमेल जाएगा। सारे स्कूलों से जो ईमेल जाएगा उनको एक साथ कलेक्ट करके कंपाइल करके यह पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, किस स्टाफ पे किस पोस्ट पे कितने लोगों की ज़रूरत है। तो उसी को बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं और कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए इसका इन्वेंटरी बनाएंगे, उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ, और ये भी रिकॉर्ड बनाएंगे कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी स्किल क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी उस एस्टिमेशन में होगी। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्रेजेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, करंट कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं और फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में, इसको भी हम डिसाइड करेंगे। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स। अब हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे
वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल जॉब्स। जॉब से रिलेटेड सारे डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए हम जॉब एनालिसिस करेंगे। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, हम उसका एक एस्टिमेशन बनाएंगे कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। जब हमारा एस्टिमेशन बन के तैयार हो गया, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हम बता रहे हैं कि वी आर हायरिंग, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, आपका वेलकम है, हमारे यहाँ जॉब है, ये सब चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेंट टू द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस सोर्स से लोगों को सिलेक्ट करेंगे। हम इंटरनली सिलेक्ट करेंगे या एक्सटर्नली सिलेक्ट करेंगे। अगर एक्सटर्नली लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ से लाएंगे, इंटरनली करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र से करेंगे कि प्रमोशन से करेंगे, ये सब चीज़ डिसाइड करेंगे। एंड मेकिंग एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। और हम सारे एफर्ट लेंगे सिक्योर करने के लिए, सारे एफर्ट्स लेंगे हम सिक्योर करने के लिए इस बात को कि एप्लीकेंट हमारे यहाँ आए फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोग अप्लाई करें। क्यों, ऐसा क्यों? मान ले हमारे पास एक पोस्ट है तो हम चाहेंगे कि हमारे पास लाखों लोग अप्लाई करें उसके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पे बेस्ट लोग आसानी से मिलेंगे। अगर मान ले एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक या दो लोग ही अप्लाई करें तो हमें उन दो लोगों में ही लोगों को लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अधिक से हम ऐसा एफर्ट करेंगे कि अधिक से अधिक एप्लीकेशंस आएँ जॉब पोजीशन के लिए। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का सिंपली मीनिंग होता है सर्च करना। सर्च इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। और हम अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो एक तरह से जॉब के लिए अप्लाई होता है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब हमारे पास लाखों लोग आ गए, लाखों लोग हमारे पास आ गए, अब हमें हमारे यहाँ अप्लाई कर दिए जॉब के लिए। अब उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन हम सिर्फ कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स। राइट कैंडिडेट्स को हम अपॉइंट करेंगे फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। हम उनको बहुत सारे पैरामीटर पे टेस्ट करेंगे, उनके साथ एग्ज़ाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, बहुत मेडिकल चेकअप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इसको हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट हमें मिलेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स। राइट कैंडिडेट को चूज करेंगे और अपॉइंट करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन कर लेंगे, हम उन्हें बता देंगे कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उनको बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्लेसमेंट देना। व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी ही इज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर विच ही इज़ द बेस्ट सूटेड। उसको उस जॉब में प्लेस करेंगे जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज इट कैन एंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। प्लेसमेंट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए को इंश्योर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक बार प्लेसमेंट कर देंगे उसके बाद हम कुछ ही दिनों के अंदर उनका ओरिएंटेशन कराएंगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैमिलियर कराएंगे, उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के बारे में। इसके लिए जो ट्रेनिंग देंगे वो ओरिएंटेशन कहलाता है या इंडक्शन कहलाता है। इट्स कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करना ही ओरिएंटेशन कहलाता है। द न्यू एम्प्लॉय आर फैमिलियराइज्ड विद देयर यूनिट, सुपरवाइजर्स एंड फेलो एम्प्लॉय। उन्हें फैमिलियराइज करेंगे किसके साथ? उनके यूनिट के साथ, उनके सुपरवाइजर्स के साथ और उनके जो भी उनके कलीग एम्प्लॉय होंगे उनके साथ उनको फैमिलियर करेंगे। इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन या इंडक्शन। दे आर ऑल्सो टू बी इन्फॉर्म अबाउट वर्किंग आवर। उन्हें ओरिएंटेशन में हम क्या बताएंगे? ओरिएंटेशन में उनको बताएंगे कि हमारे वर्किंग आवर क्या है, प्रोसेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लीव्स, लीव किस तरह आप ले सकते हैं,
मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ क्या मौजूद है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाएगा रिलेटिंग टू देयर वेजेज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उन्हें हम बताएंगे, यही चीज़ कहलाती है ओरिएंटेशन। एक बार उनका ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ट्रेनिंग देना उनको। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल, उनकी स्किल, उनके पास तो ऑलरेडी स्किल है ही, लेकिन उनके स्किल को हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, उनके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे ताकि वे अपने जॉब को सही तरीके से कर सके। तो वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड से उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑल रिस्पेक्ट्स। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, ट्रेनिंग हमारे स्किल को, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है जिससे हम अपने जॉब के लिए और अच्छी तरह से काम कर सकें। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स, चारों तरफ से ऑल राउंड हमारा डेवलपमेंट हो, ऐसा कंसेप्ट को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय एक्वायर स्किल एंड competence to do their present job and increase their capability of for the higher job in future। डेवलपमेंट ट्रेनिंग से थोड़ा अलग होता है। डेवलपमेंट हमें सिर्फ प्रेजेंट जॉब के लिए ही नहीं, प्रेजेंट जॉब के साथ साथ फ्यूचर में जो हमारा जॉब, जो हम हायर जॉब के लिए जो सूटेबिलिटी हमारी हो, कैपेबिलिटी जो हमारी हो, उसको बढ़ाने का काम जो करता है वो हमारा डेवलपमेंट करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक प्रोसेस की तरह इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना चाहिए हमें। तो मोटिवेट करने के लिए उन्हें हमें अप्रेजल करना पड़ता है। इट इज़ कंसर्न विथ रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हमेशा रेटिंग करते रहेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि वे काम अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे उनको तरह तरह की फैसिलिटी हम देंगे, उनके रेटिंग के बेसिस पे। ट्रांसफ़र भी देना होगा तो उनको रेटिंग के बेसिस पे देंगे, प्रमोशन जो देना होगा उनको रेटिंग के बेसिस पे देंगे, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इससे उनको मोटिवेशन होगा और अच्छी तरह से काम करेंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। उनको बताना होता है कि आप प्रमोशन कर सकते हैं, आप इस जगह से इस जगह जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करते रहना है। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस कैरियर रिलेटेड इशू एंड प्रमोशन एवेन्यू फॉर देयर एम्प्लॉय। सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एम्प्लॉय को बताते हैं कि आप का प्रमोशन किस तरह से होगा। जैसे अगर आप एक बैंक में क्लर्क बने हैं तो आप क्लर्क से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ बन सकते हैं, पीओ से ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से एरिया मैनेजर बन सकते हैं, एरिया मैनेजर से जोनल मैनेजर बन सकते हैं। इस तरह से उसके बाद आप पूरे बैंक का हेड बन सकते हैं। तो आप प्रमोशन का जो एवेन्यू है वो एम्प्लॉय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए। मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में भी एक मैनेजर को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जिस जॉब पे उसको हम बैठा दिए उसी पे वो रिटायर हो रहा हो, ऐसा नहीं। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉय टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियलिटी। एम्प्लॉय को हमेशा बताते रहना है कि आपके पास बहुत पोटेंशियलिटी है और आप और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम एम्प्लॉय को हमेशा बताते रहें। प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स कैरियर। पीपल्स कैरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रमोशन। तो इसीलिए एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए हम अपॉर्चुनिटी दें। दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब होता है बढ़े हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम किसी पोजीशन को पकड़ें। तो दे यूजुअली मीन्स मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। प्रमोशन से पे भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो हमें एम्प्लॉय को बताना है कि आप प्रमोशन कहाँ तक ले सकते हैं, आपके कैरियर की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए। उसके बाद का स्टेप है कंपनसेशन। जितने ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एस्टेब्लिश वेजेज एंड सैलरी प्लान जो होता है उसी को हम लोग कंपनसेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान होना चाहिए कि एम्प्लॉय को क्या वेजेज मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए,
फ्यूचर में कितना मिलना चाहिए, क्या अलाउंस मिलना चाहिए, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। देयर आर वेरियस वे टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान्स डिपेंडिंग ऑन वर्थ ऑफ द जॉब। जॉब के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पे प्लान डिसाइड करना चाहिए। बेसिकली द प्राइस ऑफ द जॉब नीड टू बी डिटरमाइंड, मतलब पे डिसाइड करना मतलब प्राइस ऑफ जॉब डिसाइड करना, ये हमें डिसाइड कर लेना पड़ेगा। हमें ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि किसको हमें कितना पैसा देना है। कंपनसेशन देयरफॉर रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉय, मतलब हम एम्प्लॉय को जो भी पैसा दे रहे हैं, जो भी रिवार्ड्स दे रहे हैं, उसको हम लोग कंपनसेशन बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी हो सकता है, जैसे वेजेज के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, इंसेंटिव के फॉर्म में, कमीशंस भी दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हो गया। इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकता है, जैसे हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, उन्हें वैकेशन, पेड वैकेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंपनसेशन में ट्रीट करेंगे, मतलब जो भी हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, वो कंपनसेशन है। इसी के साथ ही प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।